सो हेलो एंड नमस्ते गाइस, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ द हम इसमें जो है ओशनोग्राफी कवर कर रहे हैं। ओशनोग्राफी के पहले दो लेक्चर जो है कवर हो चुके हैं, जिसमें हमने पहले में इंट्रोडक्शन देखा था, रिलीफ ऑफ द ओशन फ्लोर देखा था, और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं ओशन के फ्लोर पे, और ओशनोग्राफी बेसिकली होता क्या है, और जो मूवमेंट होती है ओशन में वो क्या क्या होती हैं। जैसे बेसिकली टाइड्स होती हैं, ओशन करंट होती हैं, वेव्स होती हैं। तो टाइड्स जो है हमने पिछले लेक्चर में कर लिया है। अब इस लेक्चर में जो है ओशन करंट पे फोकस करेंगे। ओशन करंट बनता कैसे है, व्हाट आर द जनरेटिंग फैक्टर एंड व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच मॉडिफाई दोस जनरेटिंग फैक्टर्स। तो सबसे पहले ओशन करंट अगर देखें हम, तो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ रिवर लाइक स्ट्रीम इन ओशन। जैसे जमीन पे नदी बहती है ना, रिवर फ्लो होती है ना, वैसा ही समझ लो कि ओशन में रिवर फ्लो हो रही है, कुछ वही है ओशन करंट, और कुछ नहीं है। ठीक है, एक कन्वेयर बेल्ट टाइप की बन जाती है। अब वो बेल्ट कैसे बनती है वो अभी देखेंगे हम आगे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ मास ऑफ ओशन वाटर इन अ गिवन डायरेक्शन ओवर पवन लॉन्ग पवन ज्योग्राफिकल डिस्टेंस। your voice is breaking, Pawan. माय वॉइस? Hello. No, no, internet issue is from, I think, your side. My internet is properly working. You can mute yourself. Yes, it is So breaking. there are two types of ocean current. Like if we see, take for example, this is sea. ठीक है, तो ऊपर जो ओशन करंट बह रहा है ना, यहाँ से जो है इस तरफ को जा रहा है। फिर यहाँ पे पानी जो है डाउनग्रेड करेगा। थोड़ा सा इसको पिक्सल बढ़ा लीजिए। यहाँ पानी जो है वो डाउन वेलिंग होगा। डाउन वेलिंग होने के बाद फिर वापस जो है नीचे से कन्वेयर बेल्ट टाइप का बनेगा, फिर यहाँ से अप वेलिंग होगा और ये पानी फिर वहां से ऊपर जाएगा। तो एक ये जो है कन्वेयर बेल्ट टाइप का बन जाता है। ठीक है, तो ओशन सरफेस करंट भी होता है, एक सरफेस करंट ये है, और डाउन द अंडर वाटर करंट भी होता है। तो मोस्ट ऑफ द जो वाटर फ्लो होता है 90% के अराउंड वो यहीं पे होता है, नीचे, ऊपर नहीं। ध्यान देना, ओशन करंट जो ऊपर है ना, वो सिर्फ 10% ऑफ वाटर फ्लो ही हो रहा है, 90% जो है वो नीचे हो रहा है। ठीक है, एक ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, और द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओशन करंट, जैसे डायरेक्शन हो गया, वेलोसिटी, टेम्परेचर, एक्स्ट्रा, ये सब वेरिएबल, सब वेरी करता है। वेरी क्यों करेगा? जैसे फॉर एग्जांपल इक्वेटर पे कोई ओशन करंट बन रहा है, तो इक्वेटर बनने का मतलब क्या हुआ? इक्वेटर बनने का मतलब ये हुआ कि वहां का टेम्परेचर ज्यादा होगा। ठीक है, वो वार्म ओशन करंट होगा। लेकिन अगर पोल्स पे बन रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल लैब्राडोर करंट है, तो वो वहां पे टेम्परेचर जाहिर सी बात है कम होगा एज कम्पेयर टू इक्वेटर, तो वहां पे कोल्ड करंट बनेगा। तो ये सब जो है वेरी करता रहता है। और जो करंट होती है ना, हाई वेलोसिटी, हैविंग हाई वेलोसिटी ड्यू टू विंड, तो उसको जो है ड्रिफ्ट बोला जाता है। एक बहुत फेमस है जो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट करके जो है एक आता है। अ, उसका नाम अभी मैं भूल रहा हूँ, लेकिन अभी इसको हम आगे देखेंगे, आगे आएगा ये। तो उसको कहते हैं ड्रिफ्ट, जो मतलब विंड की, उसमें विंड के प्रभाव में, हवा के प्रभाव में जो ओशन करंट जो है बहुत तेजी से वेलोसिटी से मूव करता है, उसको ड्रिफ्ट बोल दिया जाता है। तो कुछ फैक्टर देखते हैं कि फैक्टर पहले क्या क्या मॉडिफाइंग है, मतलब क्या क्या जनरेटिंग फैक्टर हैं जो ओशन करंट को जनरेट करते हैं। ठीक है, अ, हाँ, तो इसमें कुछ फैक्टर जो है वो क्या है, जनरेटिंग फैक्टर्स हैं, कुछ है मॉडिफाइंग फैक्टर। जैसे जनरेटिंग फैक्टर में क्या है, पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स याद है, ये वाला फॉर्मूला होता था, स्मॉल जी इज इक्वल्स टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इसमें Upon जी R होता था, square. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता था, वो तो कोई मतलब नहीं है इससे। बट क्या देखना है कि मास हम्म जो है, अच्छा, मास, धरती का मास है वो भी हर जगह सेम होगा। आर स्क्वायर से फर्क पड़ेगा। आर स्क्वायर से क्यों फर्क पड़ेगा? कि बोलो. जो इक्वेटर पर सेंटर से डिस्टेंस होता है ना, वो ज्यादा होता है, और पोल्स हम्म जो है फ्लैट है वो। ठीक है, कुछ हद तक फ्लैट है कुछ बिल्कुल. किलोमीटर के लिए। तो उससे क्या होता है कि जो डिस्टेंस है सेंटर से पोल्स तक का वो कम हो जाता है। अब डिस्टेंस कम होगा तो क्या होगा, ग्रेविटी जो है एट हम्म पोल, ठीक है, वो ग्रेटर होगी एज कंपेयर टू ग्रेविटी एट इक्वेटर। ठीक है, अब ग्रेविटी ज्यादा होने की वजह से हम्म क्या होगा, कुछ ऐसा बल्ज टाइप का क्रिएट हो जाएगा वहां पे। अ, मतलब अगर मान लिया जाए कि ये पोल है और ये इक्वेटर है, तो जो वाटर का कुछ बल्ज होगा ना, कुछ इस टाइप का होगा। ठीक है, मतलब इतना इतना नहीं होगा जितना ऐसे बन गया, लेकिन कुछ हद तक ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा कि तो इक्वेटर से जो पानी है वो फ्लो होके यहाँ पर पोल्स की तरफ आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से जैसे पानी फ्लो होगा तो क्या होगा, यहाँ पे ना डाउन वेलिंग होना शुरू हो जाएगा।
अब यहाँ डाउन वेलिंग शुरू होगा, ठीक है। अब ये वाला पानी जो है इक्वेटर से पानी यहाँ से बह के जब यहाँ पे आ रहा है तो जाहिर सी बात है इस जगह जो है वैक्यूम क्रिएट होगा, ठीक है। अब इस जगह का वैक्यूम को क्रिएट करने के लिए यहाँ से नीचे से पानी जो है वो अपवेलिंग होना शुरू होगा। यहाँ पानी अपवेलिंग होगा तो फिर ये वाला एरिया जो है वो वैक्यूम हो जाएगा, तो इसको फिल करने के लिए फिर यहाँ से पानी आना शुरू होगा। तो इसी तरह से एक कन्वेयर बेल्ट टाइप की बन जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बिल्कुल। फैक्टर है कन्वेयर बेल्ट बनाना। तो ये जो है ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, एक ये इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया, ठीक है। अच्छा, नोट्स में भी वही लिखा है जो हमने एक्सप्लेन किया है। दूसरा क्या है, कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स की वजह से क्या होता है, जो एक कोरियोलिस फोर्स और विंड दोनों मिलके जो है क्या होता है कि जो विंड की डायरेक्शन होती है ना, ठीक है, विंड की डायरेक्शन अगर ऐसे है तो जो वो होगा फ्लो ऑफ वाटर होगा वो इसके पैरेलल हो जाएगा, मतलब इसके परपेंडिकुलर टाइप में इसके परपेंडिकुलर में हो जाएगा कोरियोलिस फोर्स की परपेंडिकुलर वजह से, परपेंडिकुलर। ठीक है। और हाँ, और एक चीज जहाँ देखिए, जैसे मान लो कि यहाँ से पानी अगर बह के इस वाले एरिया से पानी बह के किसी डायरेक्शन में चला गया तो यहाँ पे जो वैक्यूम क्रिएट होगा उसको फिल करने के लिए नीचे से पानी जो है अपवेल करेगा, हर जगह होगा ये अपवेलिंग होगी, ठीक है। और उस अपवेलिंग से फायदा क्या होगा कि जो नीचे के मिनरल्स होंगे ना वो जो है ऊपर आना शुरू हो जाएंगे। जहां जहां अपवेलिंग होगी नीचे के मिनरल ऊपर आएंगे, वहां पे फिशेस जो हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाएंगी। इसलिए जहां पे अपवेलिंग जोन बनता है वो बहुत अच्छा फिशिंग जोन भी बनता है, ठीक है। तो ये कोरल्स फोर्स की वजह से जो है वो वो जो गुड राइज फॉर होना, फिशिंग सेक्टर रहता है। हाँ पानी का राइज होना वही एक्मैन पंपिंग कुछ कहलाता है, ठीक है। और ड्यू टू कोरलिस फोर्स हम्म। कोल्ड कोल्ड सर्फ सरफेस और बॉटम वाटर जो है वो अपवेल करता है नियर वेस्टर्न मार्जिन, वेस्टर्न मार्जिन में ही ध्यान रखना। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि जब जो है हम ओशन करंट की बात करते हैं तो ईस्टर्न मार्जिन में ऑलवेज वार्म ओशन करंट होगा, वेस्टर्न मार्जिन में जो है ऑलवेज तो नहीं, मतलब 90% केसेस में, कुछ एक आध एक्सेप्शन तो हर जाहिर सी बात हर जगह होगा, वेस्टर्न मार्जिन में कोल्ड वाटर करंट फ्लो करेगा। कोल्ड वाटर करंट फ्लो करने का रीजन यही है कि वहां से जब पानी हट जाता है तो नीचे की जो ठंडा पानी है वो अपवेल करके ऊपर आता है। तो अपवेल करके जब ऊपर आता है वो तो अपने साथ न्यूट्रिएंट्स को भी ऊपर लेके आता है, तो फिशिंग जोन बनाता है। यही जो है जैसे लिखा ना, ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स कोल्ड सब सरफेस बॉटम वाटर अपवेल्स नियर द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट बिटवीन 10 टू 15 टू मतलब 10 टू 15 डिग्री टू 40 डिग्री लैटिट्यूड। इसी मैकेनिज्म को अप एक्मैन पंपिंग बोला जाता है। और अपवेलिंग ऑफ वाटर नियर केरला जैसे मई टू सितंबर में होता है, यहाँ पे क्या न्यूट्रिएंट्स आता है, ये फिशरीज जोन जो है वो इंपॉर्टेंट फिशरीज जोन बनता है, ठीक है। अब जो तीसरा फैक्टर है वो है फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या, डेंसिटी है। डेंसिटी पे कैसे डिपेंड करेगा, पोल्स के पास जो है ना, जैसे हमने अभी देखा कि पोल्स के पास जो है वो डेंसिटी जो है ज्यादा होती है पोल्स वाले एरिया में, क्यों? डेंसिटी ज्यादा मिलेगी। हाँ, क्योंकि सैलिनिटी डेंसिटी ज्यादा होती है। एक सैलिनिटी के डायरेक्टली करंटली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल है। तो पोलर पोलर एरिया में इनवर्सली प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर जो है वो कम होगा। अच्छा, ये एक मिनट, ये टी बनाना भूल गया, टी गलत बन गया है, ठीक है। तो पोलर एरिया में टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होने की वजह से डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से फिर वही मैकेनिज्म जो हमने देखा था ना, वो डाउन वेलिंग होना शुरू हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे जो डाउन वेलिंग हुआ, ठीक है, बिल्कुल। तो जो वैक्यूम यहाँ क्रिएट हुआ ना, उस वैक्यूम को क्रिएट करने के लिए यहाँ पोल से पानी रश करेगा यहाँ पर, ठीक है। पोल से पानी रश किया यहाँ पे, ठीक। हम्म तो अब यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो गया, यहाँ वैक्यूम क्रिएट होगा तो नीचे का जो पानी होगा वो अपवेल करना शुरू करेगा यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ का पानी अपवेल करेगा तो यहाँ वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, तो इसको फिल करने के लिए फिर यहाँ से जो है पानी इस तरफ आ जाएगा पोल्स की तरफ। तो ऊपर जो हम देख रहे हैं इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहा है। अच्छा, ये इक्वेटर है, इक्वेटर से पोल की तरफ हम्म जा रहा है पानी, ओशन करंट, और नीचे क्या हो रहा है, उसका अपोजिट हो रहा है, ठीक है। मतलब अंडर जो सब सरफेस जो बॉटम ओशन करंट है, तो जो कन्वेयर बेल्ट टाइप की बन रही है, वन सेकेंड, कुछ इशू हुआ है, ठीक है। जो कन्वेयर बेल्ट टाइप का बन रहा है ना ये, ठीक है। ठीक है। तो जो ये पूरा कन्वेयर बेल्ट टाइप का बनता है इसी को थर्मोहेलाइन कन्वेयर बेल्ट बोला जाता है, और ये जो है मोर और लेस हर जगह फॉलो होता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ओशनिक वाटर भी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर विंड आता है। विंड विंड क्या फर्क पड़ता है कि जो मोस्ट डोमिनेटिंग फैक्टर है ना उसमें, वो है विंड, जो करंट को फ्लो करवाता है। जैसे विंड जो है फ्रिक्शन फ्रिक्शन की वजह से ड्रैग कर लेता है सरफेस वाटर को और ओशन करंट जनरेट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, और वेस्ट विंड ड्रिफ्ट कौन सा है वो हम अभी देखेंगे जब ओशन करंट को पूरा डिटेल में फॉलो पढ़ेंगे। तो इट इज अ करंट इन सदर्न हेमिस्फेयर विच इज जनरेटेड बाय वेस्टर्लीज, वेस्टर्लीज जनरेट करता है ये, ठीक है। और
दो तरह के करंट होंगे, एक तो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, एक काउंटर इक्वेटोरियल करंट। ये जो है वो क्या होंगे, इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे जब हम मैप पर बेसिकली देखेंगे कि कौन से करंट कहाँ पे फ्लो करता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये दोनों करंट वहां देखेंगे। फिर पांचवा फैक्टर है प्रेसिपिटेशन और इवेपोरेशन। तो सरफेस वाटर कहाँ से कहाँ precipitation फ्लो करेगा, evaporation. जहाँ पे हाई प्रेसिपिटेशन से लो प्रेसिपिटेशन, जाहिर सी बात है क्यों, हाई प्रेसिपिटेशन वाले एरिया में ज्यादा पानी है। ठीक है, तो ज्यादा पानी कम ज़्यादा पानी वाटर वाले होगा. एरिया में बहेगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो यही इसी वजह से इक्वेटर से हॉर्स लैटिट्यूड वाले एरिया में जो है फ्लो बढ़ होता है। फिर जो छठा फ्लो ऑफ इंपॉर्टेंट वाटर पॉइंट है मिलेगा. वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो सी सरफेस लेवल है ना, वो भी, उस पर भी वही इम्पैक्ट पड़ता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जहां ज्यादा होगा, ठीक है, वो सी सरफेस वाले जो सी का हम्म. सरफेस होगा उसको थोड़ा सा डाउन कर देगा। ठीक है, मतलब थोड़ा सा डाउन कर देगा, और बाकी वाला जो एरिया होगा जहाँ पे लो प्रेशर होगा वो थोड़ा बल्ज टाइप का उठ जाएगा। ठीक है, तो वो भी जो है एक तरीके से अंडर ग्रेविटी जो है पानी फ्लो करना शुरू कर देगा। तो दो जगह का जो प्रेशर डिफरेंस होगा उसकी वजह से भी जो है ओशन करंट जनरेट होती हैं। तो ये तो हो गए कुछ छह जो है जनरेटिंग फैक्टर। अब कुछ होते हैं मॉडिफाइंग फैक्टर, जो मतलब इन्हीं फैक्टर्स को मॉडिफाई करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सीजन। सीजन से कैसे मॉडिफाई होता है, जैसे फॉर एग्जांपल सीजन है, सीजन में क्या होगा, जो टिल्टेड और एक्सिस होता की वजह से, जैसे हम जानते हैं कि अर्थ का जो एक्सिस है टिल्टेड है, इसी की वजह से जो है हम्म. सीजन का फॉर्मेशन होता है धरती के ऊपर। तो नॉर्दर्न इंडियन ओशन एक खास वो है, बिल्कुल. एरिया है नॉर्दर्न इंडियन ओशन। उसको भी मैप में डिटेल में देखा जाएगा, डोंट वरी अबाउट दिस। तो नॉर्थ इंडियन ओशन में जो डायरेक्शन चेंज होती है ना, सीजनल रिवर्सल जिसको बोलते हैं मानसून, उसकी वजह से उसमें जो ओशन करंट का फ्लो है ना वो रिवर्स हो जाता है। ठीक है, कुछ टाइम के लिए। तो उसको हम जो है डिटेल में देखेंगे। उसके बाद जो कोस्टल कन्फिग्रेशन है, कोस्टल कन्फिग्रेशन कैसे अफेक्ट करता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि ये जो है कॉन्टिनेंट है, यहाँ से जो है ओशन करंट बह के आ रहा है। अब यहाँ पे आके जो है उसको फ्रिक्शन मिलेगा, फ्रिक्शन मिलने की वजह से क्या होगा, ये आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो या तो उधर चला जाएगा या इधर चला जाएगा, या फिर ऐसा हो कि दोनों तरफ चला जाए। तो ये एक फैक्टर है। ठीक है, दूसरा फैक्टर क्या हुआ, दूसरा फैक्टर होगा जैसे फॉर एग्जांपल मेडागास्कर वाले रीजन में होता है। मेडागास्कर वाले रीजन में क्या है, जैसे ये मेडागास्कर है, ऊपर से एक करंट बह के आ रहा है, तो वो दो हिस्सों में बढ़ जाता है। एक हिस्सा इधर चला जाता है, एक हिस्सा इधर चला जाता है, फिर यहाँ आके फिर ये मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये जो कोस्टल कॉन्फ़िगरेशन होता है ये भी बहुत इफेक्ट डालता है ओशन करंट के फ्लो में। ठीक है, बाइफरकेट हो जाते हैं आइलैंड को स्ट्राइक करके, जैसे मेडागास्कर आइलैंड है। फिर जो ओशन का फ्लोर का रिलीफ है, जैसे मिड ओशनिक रिजेस हो गए, अबाइसल प्लेन हो गए, ये जो क्या करते हैं, एक बैरियर का काम करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल विंड भी बहती है ना ऊपर, तो विंड भी जैसे वेजिटेशन टकराती है तो एक बैरियर हम्म. मिलता है उसको, तो उसकी वेलोसिटी में थोड़ा फर्क आता है। तो सेम जो ओशन करंट का फ्लो होगा उस पे भी बिल्कुल. जो है इन जो मिड ओशनिक रिजेस होंगी या बाइसल प्लेन होंगे, उनकी वेलोसिटी में फर्क डालेंगे ये, उसकी वजह से, क्या नाम है, एज अ फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेंगे। तो ये सारे फैक्टर थे जो कि जनरेटिंग फैक्टर थे, और कुछ मॉडिफाइंग फैक्टर थे जो कि इंपॉर्टेंट हैं, जो ओशन करंट को बनाते हैं। ओशन करंट इनकी वजह से चलता है। अब हमको ये देखना है कि कौन कौन से ओशन करंट किस किस जगह पे बहते हैं। ठीक है, इसको जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ये लेक्चर वरना ये काफी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि उस लेक्चर को अलग से कवर करना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैप वर्क होगा। तो मैप लेके बैठेंगे तो वो जो है ज्यादा अच्छे से कवर हो पाएगा। तो उसको जो है नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। टिल देन बाकी तीन लेक्चर, इसको मिला के तीन लेक्चर हो चुके हैं, तब तक उसको देखिए, रिवाइज करिए। तब तक हम अगले लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन थैंक यू।